इनसे मिलिए कार्यक्रम। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में लेखिका कवियत्री संध्या यादव से जो बातचीत की गई है उसका दूसरा भाग आपको सुनने को मिलेगा। आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक बहुत संवेदनशील हृदय की मल्लिका लेखिका संध्या यादव से। संध्या जी, इसके अलावा जो आपने कहा कि आपको विषय बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आपने खैर प्रेमचंद जी की बात की और लगभग उसी तरह की आपकी भी भाषा शैली है, क्योंकि वो भी ऐसे ही घर के आसपास और समाज में और हमारे मोहल्ले की चीज़ों को लेकर बातें करते थे। यहाँ आप मुंबई में किस तरह से जोड़ पाती हैं ये टूटी पायल और सीवान और खेत और नाद? मैं सच कहूँ तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी वाला वो गांव अभी भी बसता है। अभी भी बसता है। और हम लाख ये कह लें कि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, बहुत तरक्की कर ली और मर्दों से कंधा लगाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। मैं अपने आसपास ऐसी कई महिलाओं को देखती हूँ, देख रही हूँ, जानती हूँ, जो महीने का लाखों रुपया कमा रही हैं, लेकिन अगर अपनी मर्जी से उन्हें 1,000 रुपया खर्च करना रहे तो भी उन्हें अपने पति से, घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी पैसे की अगर गुलामी न हो तो भी कभी-कभी भावनात्मक, भावनाओं मानसिक, की, जी, विचारों की, इस तरीके की जो है वो आज़ादी अभी भी अगर मिल भी गई है तो मुझे लगता है बहुत हद तक अभी मिलना बाकी भी वो है। हमारे संस्कारों में हमें सौंपी जाती है, हमारे खून में मिली जी, हुई है वो चीज़। इसके लिए मुझे बहुत हद तक लगता है संध्या जी की खुद हमारी बहनों को इस पर सोचना होगा कि हाँ, वो कहाँ है और उसको बहुत खूबसूरती से अपनी बात को रखना होगा, न कि विरोधी स्वर न उठाते हुए अगर हम अपनी बात को इस तरह से भी रखें कि नहीं, हमारे विचारों की, हमारी हमारी संवेदनाओं की भी कुछ अहमियत है। हम भी बिल्कुल। इसी हाड़ मांस के बने हुए हैं, हमारे भी रगों में लाल रंग का खून बहता है, तो शायद बात बन जाएगी और हमारी श्रोता बहनें जो हैं बहुत हद तक इससे मुतासिर होंगी और ख़ास तौर से भाई लोग भी। मैं बिल्कुल वो आज़ादी का परचम उठा के घर तोड़ना है और जी, परिवार तोड़कर निकल जाना है, मैं इसमें विश्वास नहीं करती, बिल्कुल। बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। और ना ही मेरी कविता कभी इस चीज़ को बढ़ावा देती है, क्योंकि जीने के लिए मैं परिवार नाम की संस्था में बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। गलत चीज़ों का विरोध करना एक अलग चीज़ है और घर परिवार तोड़ कर निकल जाना वो एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल, बहुत तो सही आपने कहा। आपकी कविताओं की बात हुई और जो बहुत आपने बताया कि आस-पास से देखती हैं, तो जब यहाँ पर ख़ास तौर से मुंबई की अगर हम बात करें, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को पाती हैं? इतनी संवेदनाओं को कैसे टटोल लेती हैं इस लोकल ट्रेन में या इस भीड़ भरे माहौल में? मुझे लगता है विषय तलाशने की ज़रूरत नहीं होती है, विषय ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है। और मुंबई जैसी जगह पर विषय तो हमारे आस-पास ही हैं, हमें जैसे? कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दायरा बड़ा नहीं है, मैं लोगों से बहुत जल्दी घुल-मिल नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से देखती हूँ। जैसे लोकल ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कई बार मुझे सामान बेचती हुई महिलाएं, बिंदी बेच रही हैं, क्लिप बच्चियाँ भी बेच होती रही हैं हैं, उसमें। बच्चियां होती हैं। कई बार ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने कंधे पर छोटे से बच्चे को बांधी हुई हैं और सिर पर बोझा उठाए सामान बेच रही हैं। जी, और ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो 5 रुपए के सामान में भी उनके साथ बार्गेनिंग करती हैं कि 2 रुपए में दे दो या 3 रुपए में दे दो। जी, ट्रेन में ताली बजाकर पैसे मांगते हुए लोग, जी। स्टेशन के बाहर बैठी हुई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला जो कि गर्भवती भी है और आते जाते लोग बड़ी अजीब सी नजरों से उसे देख रहे हैं या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह की चीजों ने मुझे हमेशा
आकर्षित किया ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन खींचा है एक अपनी ओर। खींचा है, अपनी जी। तरफ खींचा है, और मन में एक अजीब सा भाव उठता है और उनके लिए कुछ करने की इच्छा भी होती है। संध्या जी, भाव बहुत सारी बहनों के मन में या हो सकता है भाइयों के मन में भी उठता हो, लेकिन कविताएं आप लिख लेती हैं, हर कोई नहीं लिख सकता। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ खास तौर से, और श्रोता भी जिज्ञासु होंगे इस विषय को लेकर, कि क्या कभी आप बात भी कर लेती हैं या उनसे हाँ, संपर्क साध पाती हैं? हाँ, मेरी अक्सर उन लोगों से बातें हो जाती हैं, और ये कहूँ कि मैं बड़ी आसानी से उन लोगों से बात कर लेती हूँ, तो ये गलत नहीं होगा। मुझे उनसे बात कर कर भी बहुत खुशी होती है। बोरीवली स्टेशन पर एक महिला थी जिसे कुष्ठ जैसी बीमारी थी, और सीढ़ियों पर बैठी हुई वो भीख मांगा करती थी। लगभग 2.5-3 साल हो गए। उस महिला के सुबह का जो नाश्ता होता था, उसके दांत नहीं थे, उसे खाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं घर से उसके लिए उपमा या पोहा ले जाती थी, या कई बार ऐसा होता था कि घर में वो नाश्ता नहीं बनता था, कुछ और बना जो हुआ उसके होता लायक था, हो जी। तो मैं उसके लिए ब्रेड खरीद लिया करती ओ। थी। और मैं शब्दों में इस बात को बता ही नहीं सकती हूँ कि जब उसके हाथ पर वो नाश्ता रखकर मैं ट्रेन के लिए भागती थी, और वो पलट कर मेरी तरफ देखती थी, क्योंकि अक्सर मैं भी उसे पलट कर देख लिया करती थी, तो उसकी आंखों में जो भाव होता था मेरे लिए, मुझे लगता है कि अगर मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं तो मैंने उस आंखों में ईश्वर के दर्शन किए हैं। और शायद उसने भी आपकी आंखों में भी वही देखा होगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई कि इस तरह से आप समाज सेवा भी नहीं, कर मैं लेते हैं। समाज सेवा बिल्कुल नहीं करती, और ना ही मैं स्वर्ग में सीट रिजर्व कराने के उद्देश्य से कुछ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं नहीं जुड़ पाती लोगों से बहुत जल्दी, तो शायद मैंने जुड़ने का ये अपने लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता ढूंढ लिया ये है। बहुत अच्छी बात है कि और लोगों से आप नहीं जुड़ पाती, इसीलिए आपको वक्त मिलता है कि ऐसे लोगों से जुड़ सकें जिनसे और कोई जुड़ना चाहता नहीं है। ये बिल्कुल मैं बेबाक तरीके से कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों से बहुत कम लोग जुड़ना चाहते हैं। वाकई दिल से दिल तक जुड़ने की बात है, तो श्रोताओं तक ज़रूर ये बात पहुंची होगी। और संध्या जी, चलते चलते हम फिर चाहते हैं कि आपकी कविताएं श्रोताओं तक पहुंचें। मैं एक कविता ऐसी सुनाना चाहती हूँ जिसे शायद दुनिया की हर दूसरी औरत ने महसूस किया है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। और जब ये कविता मैंने लिखी थी तो कम से कम 50 औरतों ने मुझे ये कहा था, संध्या तुमने हमारे मन की बात कही है, हम ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, तुमने हमारे मन की बात कह कह दी। दिए। तो मैं वो कविता जरूर आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है भोग। किसी औरत को भोगते वक्त हो सके तो कोशिश करना ये जानने की कि तुम्हारी चौड़ी बाहों में अपना जिस्म छोड़कर वो औरत कुर्सी पर, खिड़की के पास या सोफे पर पसरी इंतजार तो नहीं कर रही कि काम खत्म होने के बाद तुम्हारे कपड़ों के साथ साथ खुद को भी समेट ले अपने शरीर के साथ। ओ, करवट बदलकर सोने से पहले अगर कभी ये महसूस कर सको, समझ सको कि खालिश रूह अभी तक तुम्हारी छाती से चिपकी है, बिल्कुल मेले में खोए बच्चे सी, तो उस रात को उम्र भर के लिए अपने यादों में समेट लेना, क्योंकि औरत अपना जिस्म और रूह एक साथ सौंपती है किस्मत वालों को ही। कहा जाए कि निःशब्द हूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। आपने और भी कविताएं इस तरह से किया है कि आत्मा, शरीर जी। और मैंने कोशिश की कि ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जो चीज़ें महसूस की हैं उसे कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी। ट्रेन में एक बच्चा मुझे मिला करता था, अनिल नाम था उसका, और मुश्किल से 10-12 साल का वो बच्चा था। उसके कंधे पर एक शारीरिक रूप से अपंग बच्चा जो चल नहीं सकता है, उसका बोझा ढोकर वो कहीं दूर से उसे ले आता था। उसे प्लेटफॉर्म पे वो एक जगह पर बिठा दिया करता था और ट्रेन में झाड़ू मारता था, और फिर उसके बाद वो लोगों से पैसे मांगता था।
एक बार ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी, मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाई और मैंने देखा कि वो बगल में उस बच्चे को अपने कंधे से उतार कर रख रहा है। वो आया मेरे पास पैसे मांगने, मैंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी, क्या खाना है वो खा लो। मैं उसे रेलवे कैंटीन के पास ले गई। उसने वड़ा पाव कहा, मैंने उसे 2 वड़ा पाव दिलाया। उसने कहा मुझे एक ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए। मैंने कहा वो दूसरा जो तुम्हारा भाई तुम्हारे कंधे पे है ना, ये उसके लिए है। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे को फ्रूटी दिलाएंगी क्या? मैंने कहा हाँ मैं दिलाऊंगी, लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें नहीं, वो मेरा जो भाई है ना उसे बहुत पसंद है। और मैंने उसे दिला दिया। कुल मिलाकर जो बिल हुआ था वो 28 रुपए हुए थे। और बाय चांस उस दिन मेरे बैग में जो पर्स, जो पैसों वाला पर्स मैं रखती थी, वो घर पर ही रह गया था। तो यहाँ वहाँ सारा चिल्लर मैंने इकट्ठे किए, वो कुछ 18 या 19 रुपए हुए थे। तो मैंने कैंटीन वाले से कहा कि भाई साहब आज मैं इतना दे दूं और जो बचे हुए पैसे हैं वो मैं आपको कल दे दूंगी। तो रेलवे कैंटीन वाले उस भाई साहब ने मुझे कहा, मैडम क्या दिल आपके पास ही है क्या? ओहो। हमारे पास भी दिल है, हमको मालूम है आप इस बच्चे को दिलाती हो। तो आज ये जो पैसे कम है ना, वो उसमें थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से मैं जोड़ देता हूँ। सारा सुख स्वर्ग का आप ही को चाहिए क्या? थोड़ा क्या सुख बात है, हमें भी ले क्या बात लेने है। दीजिए। और अगले दिन जब मैंने उसे वो पैसे लौटाए, उसने नहीं नहीं लिया, लिए, मैं नहीं समझ गई। लिया था वो पैसे वाह। मुझसे। जैसे कहते हैं ना कि 1 से 11 और 11 से 111 और फिर ऐसे ही कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं और एक बहुत बड़ा कारवां बन जाता है। तो कुछ अच्छे कामों का इसी तरह से हम कारवां बना सकते हैं और इसी तरह से कड़ी जोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना बिल्कुल। कहीं से। समाज का हिस्सा हम अगर अपने आप को समझ लें तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप में खत्म हो जाएंगी। खत्म। संध्या जी नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद आपका, आकाशवाणी विविध भारती, धन्यवाद। इनसे मिलिए,